दोस्तों कल हमने देखा किस तरीके से समर ने उस जड़ी बूटी ब्लैक क्रो वाइन्स को भी ले लिया था और वहां से ब्लैक बुक भी ले ली थी। उसके बाद वो सीधा इंदौर पहुंच गया था। लेकिन वो हॉस्पिटल में जाने से पहले उसने वहां के जो प्रोफेसर थे उसका इलाज किया। और जब वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे थे, उधर जो नया डायरेक्टर बना था और उसने कियारा को बाहर निकालने की कोशिश बहुत ज्यादा तेजी से कर दी थी। लेकिन मिस्टी ने उसको रोकते हुए कहा था कि अगर किसी ने भी अगर कियारा को हाथ लगाया तो वो उससे बचेगा नहीं। दोस्तों अब आगे आज के एपिसोड नंबर 125 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो वाली कहानी नहीं बना पाएंगे किसी कारणवश। आप लोग ऐसे ही एंजॉय करें और कहानी को सुनते रहें। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 125 सीक्रेट घर जमाई कहानी। तभी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दुखी होकर मिष्टी से कहा, तुम्हारी जैसी औरत इतनी बेतुकी कैसे हो सकती है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। मेरे पास तुम्हें बाहर निकालने की पावर है। मिष्टी ने अहंकार से कहा, मास्टर के लौटने से पहले कोई भी कियारा दीदी के करीब बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर कोई उनके करीब आए तो मेरे कामों के लिए मुझे दोष मत देना। हालांकि मिस्टी का मास्टर समर था और फिर भी वो हिमालय की सन थी, इसलिए उसने अपना गौरव हासिल था। वो हॉस्पिटल के डायरेक्टर जैसी छोटी सी बात की परवाह बिल्कुल नहीं करती थी। तभी अचानक उनको एक दुखी सी आवाज सुनाई दी, डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्या हो रहा है यहाँ? मेरी माँ का वार्ड अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? एक हैंडसम युवक जो सूट पहने हुए था वो घमंड से वार्ड के अंदर आ गया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जल्दी से उस लड़के को सिचुएशन समझाते हुए कहा, यंग मास्टर समीर, मैंने आपकी माँ के लिए वीआईपी कमरा नंबर 1 पहले ही तैयार कर दिया है। ये हॉस्पिटल का सबसे अच्छा वार्ड है। हालांकि ये मरीज यहाँ से बाहर जाने से इनकार कर रहा है। समीर की पहचान साधारण नहीं थी। वो मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर बिलाल अहमद का बेटा था। वो अपनी माँ के साथ इंदौर में अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था, लेकिन अचानक उसकी माँ बीमार पड़ गई थी, इसलिए वो सिटी हॉस्पिटल आए थे। समीर इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर का बेटा था और स्वाभाविक रूप से सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा था। उसकी बात सुनकर समीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जल्दी यहाँ से चले जाओ। मेरी माँ को पहले से ही हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। अगर उनके इलाज में देरी हुई तो मैं तुम लोगों को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मिस्टी ने सिर हिलाते हुए कहा, कियारा दीदी बिस्तर पर बेहोश है और जब तक मेरे मास्टर वापस नहीं आएंगे हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाले। समीर ने ठंडे स्वर में कहा, बहुत अच्छा। क्योंकि अब तुम जाने से इनकार कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दूंगा। ये कहते हुए मिस्टी की तरफ चल पड़ा। तभी मिस्टी ने समीर की तरफ अपना पंच घुमा दिया। हालांकि समीर ने आसानी से मिस्टी का पंच पकड़ लिया था। समीर ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह वेरी गुड, एक लेवल डबल एस की फाइटर, लेकिन अफसोस तुम बहुत कमजोर हो। ये कहते हुए उसने मिस्टी के शरीर पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा और उसे आकाश में उड़ा दिया। मिस्टी का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था क्योंकि वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। मिस्टी ने आश्चर्य से कहा, क्या एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर? तुम एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर हो? उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो अभिमानी युवक एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर होगा। मिस्टी ने समर से एंशियंट मार्शल आर्ट बारे के में सुना था। वो जानती थी कि वो लोग बहुत पावरफुल फाइटर होते हैं। समीर ने आश्चर्य से पूछा, हाँ, तुम एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर के बारे में जानती हो? उसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि दूसरे पक्ष को एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर के बारे में कुछ भी पता होगा। समीर ने अपने अडल्टहुड से ही सेवन क्लेन सेक्ट से शिक्षा प्राप्त की थी। वो बहुत प्रतिभाशाली और अध्ययनशील था, इसलिए वो पहले से हाई हेवन किंगडम लेवल का फाइटर बन चुका था। एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर सेक्ट की उसकी अच्छी खासी पहचान भी थी। समीर जानता था कि दुनिया के ज्यादातर लोग साधारण लोग हैं,
यहाँ तक कि विशेष अभिमानी के सिपाही भी साधारण लोग हैं जिनके पास कुछ नॉमिनल से कौशल होते हैं, और अधिकांश लोगों को एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता था। मिस्ट्री सिर्फ एक डबल एस की फाइटर थी और समीर का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल था और इसलिए समीर ने उसे मारा भी नहीं। लेकिन वो अगर कहीं और होता तो यहाँ की कहानी कुछ और ही होती। समीर को खुश करने की कोशिश करते हुए उनके पीछे खड़े 5 नौकरों ने चिल्लाते हुए कहा, ओह, मास्टर समीर तो बहुत पावरफुल है, वाह। समीर ने अपने नौकरों से कहा, इधर आओ, जाओ और बिस्तर पर पड़ी औरत को बाहर निकाल दो। उसकी बात सुनकर नौकरों ने सिर हिलाया और कियारा की तरफ चल पड़े। वो उसे बाहर फेंकने ही वाले थे, तभी वहां पर गुस्से भरी एक आवाज सुनाई दी, उसे बाहर निकालने की हिम्मत भी मत करना। समर और मुकेश सिंघई अभी हॉस्पिटल में ही थे और उन्होंने ये नजारा देख लिया था। समर का दिल तुरंत गुस्से से भर गया था। यह दृश्य देखते ही समर ने मन ही मन में कहा, अरे, अगर मैं एक पल भी देरी से आता तो ये लोग मेरी पत्नी को वार्ड से बाहर निकाल देते। तभी पहले नौकर ने तिरस्कार से कहा, ओह, अरे यार, अब तुम कौन हो, चुपचाप जाकर अपना काम करो। समीर एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाला घमंडी इंसान था। उसे कमजोरों को धमकाना बहुत पसंद भी था, इसलिए समीर को फॉलो करने वाले गुस्सा भी देखकर घमंडी हो गए थे। समर पहले नौकर की तरफ बढ़ते हुए व्यंग से और बिना कुछ कहे समर ने नौकर के मुंह में एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। समर के थप्पड़ से नौकर का चेहरा सूज गया और उसका टूटा हुआ दांत बाहर निकल गया। उसका शरीर पीछे की तरफ उछलकर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा और वो तुरंत ही बेहोश हो चुका था। समीर ने उदास होकर कहा, कौन हो तुम और तुमने मेरे साथियों को मारने की हिम्मत कैसे की? लगता है अब तुम मरना चाहते हो। कहावत है कि कुत्ते को पीटने से पहले यह देखना जरूरी होता है कि उसका मालिक कौन है। नौकर समीर के कुत्ते के जैसे था। समीर जिस को भी ऑर्डर देता तो नौकर उसे काट लेता। अब जब उसका कुत्ता ही पीट चुका था तो समीर को स्वाभाविक रूप से अपने कुत्ते का बदला लेना ही था। लेकिन समर ने समीर की बातों को इग्नोर कर दिया। वो मिस्टी के पास गया और उसने मिस्टी से पूछा, मिस्टी, क्या हो रहा है ये सब? मिस्टी ने समर को सिचुएशन समझाते हुए कहा, मास्टर, सिचुएशन ऐसी है कि ऐसे करके उसने पूरी बात समर को बता दी। मिस्टी की कहानी सुनकर समर के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जाने के बाद कुछ दिनों में दिलीप को लोग नौकरी से निकाल देंगे और सिद्धार्थ मल्होत्रा हॉस्पिटल का डायरेक्टर बन जाएगा। समीर को खुश करने के लिए ही सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कियारा को हॉस्पिटल से बाहर निकालने की कोशिश भी की थी। असल में अगर समीर ने कियारा को बाहर नहीं निकाला तो भी समर कियारा को हॉस्पिटल में और नहीं रहने देगा। समर दिलीप के सम्मान में कियारा को सिटी हॉस्पिटल तो लेकर आया था, लेकिन अब यहाँ से दिलीप ही नहीं रहा तो हॉस्पिटल में अब उसे अपनी नरमी बरतने की कोई भी जरूरत नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वो हॉस्पिटल से चला गया। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टी, चलो दूसरे हॉस्पिटल में चलते हैं। उसने कियारा को गोद में ले लिया और उसकी आंखों में एक चिंता की चमक आ गई। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा। चूंकि वो बेहोशी की हालत में थी, इसलिए कियारा का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ चुका था। उसकी त्वचा अभी भी चमक नहीं रही थी, बस थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी। इससे समर का दिल दुखने लगा। समर ने कियारा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। वो उसे थोड़ी गर्माहट देना चाहता था। कियारा के साथ हॉस्पिटल से निकलने का मन वो बिल्कुल बना चुका था। तभी समीर ने उदास होकर पूछा, रुको, मेरे आदमी को मारने के बाद तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? क्या मैंने कहा कि तुम जा सकती हो? उसने समर का रास्ता रोक लिया। उसको ऐसे अपने सामने आता हुआ देखकर समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो बहुत बुरे मूड में था। कियारा को जल्द से जल्द वो ठीक करना चाहता था। समीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ओह कमीने, तुमने मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत भी कैसे की? लगता है तुम पिटाई की तलाश में हो। और ये कहते हुए वो
समर को पीटने के लिए तैयार हो चुका था। तभी मिस्टी ने समर को वार्निंग देते हुए कहा, मास्टर, सावधान रहे, समीर एक एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर है। वो हाई हेवन किंगडम का फाइटर है। समीर ने उसे थप्पड़ मारा था, इसलिए वो उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। मिस्टी की वार्निंग सुनकर समर बस हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसने उसे दिल पर नहीं लिया। अमृत किंग के मकबरे में उसने अनगिनत हाई हेवन किंगडम फाइटर्स को मार डाला था और उसकी नज़र में अब समीर कुछ भी नहीं था। समीर ने अपनी लाइफ एनर्जी को प्रवाहित किया और समर के शरीर की तरफ अपना एक पंच घुमा दिया। उसके मुट्ठी में अपार पावर थी और वो हवा को चीरती हुई निकल रही थी। यह पावर हाई हेवन किंगडम के फाइटर्स के लिए अद्वितीय थी। समीर की ताकत देखकर मिस्टी का चेहरा चिंता से भर गया था। समीर के फॉलोअर्स भी उत्साह से भर गए थे। वे पहले ही कल्पना कर सकते थे कि समर को कितनी मार पड़ने वाली थी। तभी समर ने कियारा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने अपना दाहिना पैर बिजली की स्पीड से समर की तरफ बढ़ा दिया और जोरदार धमाके के साथ समीर की छाती में एक जोरदार किक दे मारी। ओह! किक लगते ही समीर करहा उठा। तभी कटक की आवाज के साथ उसकी पसलियां टूट गई और उसका शरीर हवा में उड़ गया। हॉस्पिटल की दीवार पर वो जाकर टकरा गया। समीर ने बेहोश होने से पहले उसके मुंह से खून भी आ गया था। उसकी यह हालत देखकर आसपास के लोग, खासकर समीर के फॉलोअर्स, ये देखकर दंग रह गए थे कि समीर आखिरकार हार कैसे गया था। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो चुकी थी। वो दूसरे लोग शायद ही समीर की ताकत के बारे में जानते थे, लेकिन वे गुलाम लंबे समय से समीर को फॉलो कर रहे थे। समीर एक हाई हेवन किंगडम का फाइटर था और जो विरोधियों को आसानी से हरा सकता था। उसे एक ही किक में ऐसा कौन आदमी था जो हरा पाएगा। तभी मिस्ट्री के रसीले होठों से ओ आकार का एक चक्र बन गया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर चुकी थी। उसने मन ही मन में सोचा, मास्टर इतने ताकतवर हैं, वो पहले से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। मिस्टी को समर के हमले का पता भी नहीं चला और समीर बुरी तरह से हार गया था। तभी समर ने हल्की मुस्कान के साथ उससे कहा, मिस्टी, सासू माँ, ससुर जी, चलिए हम चलते हैं। उसने समीर की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि उसने कियारा को अपनी बाहों में उठाया रखा और पूरे ग्रुप के साथ सिटी हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। समर आगे आगे चल रहा था और गाड़ी उसने चलाई और वो अब इंदौर आयुर्वेदिक मेडिसिन हॉस्पिटल कियारा को लेकर चला गया था। इंदौर आयुर्वेदिक मेडिसिन हॉस्पिटल इंदौर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल था। इसके प्रिंसिपल राकेश सिंघई थे और जो इंदौर आयुर्वेदिक मेडिसिन एसोसिएशन के डायरेक्टर भी थे। रास्ते में समर ने राकेश सिंघई को फोन किया और उसे हॉस्पिटल के मेन गेट पर उनका इंतजार करने के लिए कहा। इंदौर आयुर्वेदिक मेडिसिन हॉस्पिटल इंदौर के नॉर्थ ग्रामीण किंगडम के स्थित था और वो 30 मिनट के भीतर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो राकेश सिंघई पर्सनली से उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे और कियारा को वहां पर जो सबसे बड़ा वीआईपी वार्ड था वहां ले गए। कियारा ने सफेद नाइट सूट पहना हुआ था। बिस्तर पर बेचारी चुपचाप लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें के सिर के आंसू निकले थे। उसकी आंखें सोई हुई सुंदरी की तरह कसकर बंद थी। वीआईपी वार्ड के अंदर समर ने एक्साइटमेंट में मुकेश सिंघई की तरफ देखते हुए पूछा, प्रोफेसर मुकेश, क्या अब आप इलाज शुरू कर सकते हैं? मुकेश सिंघई ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल। फिर मुकेश सिंघई ने चिकित्सा इक्विपमेंट के कियारा का पूरा बॉडी का चेकअप किया। उसने पुष्टि की कि वो अत्यधिक दुख सहने के बाद सेल्फ हिप्नोसिस में चली गई है। उसने कियारा को बचाना शुरू कर दिया था। इसी समय उधर मुंबई के गिल परिवार में एक स्ट्रॉन्ग, गंभीर, अधेड़ उम्र का आदमी हॉल के बीचों बीच बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और उसके शरीर से खतरनाक किलिंग इंटेंट आ रहा था। इंदौर परिवार के 4 एंशिएंट मार्शल आर्ट परिवारों में से एक के रूप में गिल परिवार का बहुत बड़ा प्रभाव था। परिवार के भीतर कई स्ट्रॉन्ग फाइटर थे और अधेड़ उम्र के उस आदमी का नाम सुरेंद्र गिल था। वो गिल परिवार का हेड होने के साथ साथ
ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल का फाइटर भी था और बहुत ज्यादा ताकतवर भी था। उसके सामने रितेश राजपूत सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखें घूम रही थी। जाहिर है रितेश राजपूत कुछ गलत करने की फिराक में था। तभी सुरेंद्र ने उदास होकर पूछा, रितेश, क्या तुम सच बोल रहे हो? मेरे बेटे आशीष गिल को समर ने मार डाला? रितेश ने सम्मानपूर्वक कहा, चीफ सुरेंद्र, मैंने अपनी आंखों से समर को आशीष गिल को मारते हुए देखा था। उसने बड़े ही बेरहमी से आशीष को मार गिराया। एक ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के फाइटर के सामने वो लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसके बात सुनकर सुरेंद्र गिल ने कहा, समर, मेरे बेटे को मारने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मैं भी देखता हूं कि तुम कहां तक भागोगे। ये कहते हुए उसने अपनी हथेली मेज पर पटक दी और उसे लाखों टुकड़ों में तोड़ दिया। आकाश गिल सुरेंद्र गिल का सबसे प्यारा बेटा था। आशीष गिल उनका सबसे प्रतिभाशाली बेटा भी था और जिससे कम उम्र में ही उसने हाई हेवन किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज पर पहुंचने की कामयाबी भी हासिल कर ली थी। अपनी पावर को छुपाने के कारण वो कभी भी हाई हेवन लिस्ट में स्थान पर नहीं गया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि समर उसे इतनी आसानी से मार डालेगा। सुरेंद्र गिल ने जोर से चिल्लाकर कहा, संजीव। तभी एक ठंडी आवाज सभी के कानों में गूंज गई, जी चीफ। कमर पर एक बड़ा सा चाकू लटकाए एक अधेड़ उम्र का आदमी हॉल के अंदर आ गया। वो एक मजबूत कदकाठी वाला अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी थी। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम संजीव गिल था, जो गिल परिवार का एक एल्डर था। संजीव गिल ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल का फाइटर बनने से बस कुछ ही कदम दूर था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। सुरेंद्र गिल ने खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ कहा, संजीव गिल, तुरंत इंदौर की तरफ बढ़ जाओ। समर का सिर काट दो और आशीष की मौत का बदला लो। संजीव गिल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी चीफ। और वो हवा में उछलकर इंदौर की तरफ चल पड़ा। संजीव गिल ने जाते हुए रोग को देखते हुए रितेश राजपूत की आंखें भी एक खुशी से झलक गई थी। उसने सोच लिया था, समर, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब जब तुमने गिल परिवार को नाराज कर दिया, तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। गिल परिवार एक ग्रैंड मास्टर लेवल का परिवार है और वो तुम्हारी कल्पना से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अब देखते हैं तो किसके दम पर बचेगा। गिल परिवार के हेड से आशीष गिल की मौत की खबर देने के बाद रितेश वशिष्ठ परिवार की तरफ चल पड़ा। हालांकि वो वहां वशिष्ठ परिवार के लीडर से नहीं, बल्कि वशिष्ठ परिवार के एक एल्डर से मिलने गया था। वशिष्ठ परिवार के ये एल्डर मन्नावर के दादा थे। जब उन्हें पता चला कि जिस पोते से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे उसे समर ने मार डाला था, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए थे। उन्होंने तुरंत वशिष्ठ परिवार के एक फाइटर को, जो ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के कुछ ही कदम की दूरी पर था, उसको समर को मारने का आदेश दे दिया था। उसी समय उधर पल्लवी आयरन फिस्ट सेक्ट में पहुंची, तो पल्लवी और रीमा के बीच दो लड़कियां होने के नाते काफी अच्छे रिश्ते भी थे और वो पहले ही एक आयरन फिस्ट सेक्ट में जा चुकी थी। आयरन फिस्ट सेक्ट के हॉल में एक हष्ट पुष्ट अधेड़ उम्र का आदमी गौर से खड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा ताकतवर और डराने वाला था। उस सेक्ट का आयरन सरदार था, फिस्ट सेक्ट का चीफ सुभाष सिंगला, और वो एक ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल का फाइटर था। पल्लवी ने उसके सामने अपनी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें निकालते हुए कहा, चीफ सुभाष सिंगला, मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि समर ने रीमा को गर्म लावा में धकेल दिया था। वो सफेद हड्डियों में विलीन हो गई। बहन रीमा की बहुत दुखद मौत हुई थी। पल्लवी को रीमा की मौत का बिल्कुल कोई गम नहीं था। वो सिर्फ सुभाष गिल पर अपना अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए वहां गई थी। उसकी बात सुनकर सुभाष गिंगला गुस्से से भर गए थे। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, समर, तुमने वहां ज्यादा कर लिया है।
तुमने पहले मेरे बेटे रमन को मारा, अब तुमने मेरी बेटी रीमा को मार डाला। आयरन फिस्ट तक तुम्हें छोड़ेगा नहीं समर। सुभाष सिंगला ने कसम खाई कि वो समर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। सुभाष सिंगला ने ठंडे स्वर में कहा, संदीप। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी नंगे छाती के लिए बाहर आया। उसका ऊपरी आधा शरीर कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें विस्फोटक पावर भरी हुई हो। संदीप आयरन फिस्ट सेक्ट के तीसरे सबसे एल्डर फाइटर थे। वो एक बहुत पावरफुल फाइटर थे। वो किंगडम लेवल से कुछ ही कदम दूरी पर थे। तभी सुभाष सिंगला ने खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ ठंडे स्वर में कहा, जाओ जाओ और समर को जिंदा पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। मैं उसे कढ़ाई में भूनना चाहता हूं। अन्य लोग तो समर को मारना चाहते थे, लेकिन सुभाष सिंगला समर को जीवित पकड़कर उसे अपने आंखों के सामने भूंदना चाहता था। उसकी आवाज सुनकर संदीप ने सिर हिलाया और आसमान में उछल पड़ा। फिर वो इंदौर की तरफ उड़कर चला गया। रितेश राजपूत पल्लवी दोनों ही करोड़ फाइटर थे। वो जानते थे कि खुद समर का मुकाबला पूरी जिंदगी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो समर को मारने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना चाहते थे। सभी लोग खजाने की तलाश में अमृत किंग की कब्र में गए थे। हालांकि अंत में ग्रुप के अधिकांश लोग तो मारे भी गए थे। जो बच गए थे उन्हें भी गंभीर चोटें आई थी। यह अचानक समाचार समर ने अमृत किंग की कब्र में ग्रुप में अधिकांश लोगों को मार डाला था। उसने पूरे मार्शल आर्ट सेक्ट को स्तब्ध कर दिया था। समर की ताकत कई एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर के लिए एक झटका थी। उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति में अकल्पनीय क्षमता थी और उसे ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल को पार करने की पूरी पूरी संभावना थी। हालांकि समर तो फेमस हो गया था, फिर भी वो कई पावर्स के लिए कांटा बन गया था। मार्शल आर्ट सेक्ट में हलचल मच गई थी। अनगिनत पावरफुल फाइटर्स इंदौर की तरफ बढ़े और उसका लक्ष्य एक समर को मारना ही था। जब पारुल और शिवांगी को यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत समर को फोन किया, लेकिन दुर्भाग्य से समर का फोन तो वो कब्र में पड़कर टूट गया था। अब जब दोनों को पता चला कि उससे संपर्क करना नामुमकिन है तो बेचारी दोनों की दोनों बहुत ज्यादा चिंतित हो चुकी थी। अंत में पारुल और शिवांगी पर्सनली रूप से इंदौर की तरफ चल पड़ी ताकि समर को मार्शल आर्ट सेक्ट की घटनाओं के बारे में बता सके। वहीं इंदौर में आयुर्वेदिक मेडिसिन हॉस्पिटल में मुकेश सिंघई ने कियारा का इलाज शुरू कर दिया था। उनकी उपचार पद्धति बहुत ज्यादा खास थी, जिसके बारे में समर ने पहले कभी नहीं सुना था। मुकेश सिंघई ने कियारा की मस्तिष्क तरंगों को उत्तेजित करने के लिए उसके सिर पर तरह तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स लगाए। फिर उसने कंप्यूटर में कई तस्वीरें डाली। वो हर तरह की तस्वीरें थी। कियारा और समर के साथ में तस्वीरें, कियारा की अपने माता पिता के साथ की तस्वीरें और उसकी ऑफिस में काम करते हुए की तस्वीरें भी। मुकेश सिंघई ने समर को बताया कि वो सेल्फ हिप्नोसिस में चली गई थी। उसे उत्तेजित करने के लिए उसे कुछ खास इस्तेमाल करना होगा। कियारा के दिमाग को उत्तेजित करने के लिए उन्हें उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी था जिनकी उसको सबसे ज्यादा परवाह थी। कियारा को सबसे ज्यादा समर की परवाह थी, फिर अपने माता पिता की और फिर अग्रवाल इंडस्ट्री की। जब भी मुकेश सिंघई कियारा के दिमाग को उत्तेजित करने के लिए समर की तस्वीर दिखाया करते तो कियारा का चेहरा प्रेम, स्नेह, घृणा, उदासी और निराशा से एकदम भर जाता था। समर का दिल कियारा के दर्द भरे चेहरे को देखकर दुख से भर गया था। वो यह जानता था कि कियारा उसे पसंद करती है, लेकिन वो उसके इस कृत्य को माफ नहीं करेगी। पायल से उसके बच्चे की मां बनने की खबर ने उसे अंदर से बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। दिमाग को उत्तेजित करने के लिए कंप्यूटर तस्वीरों का उपयोग करने की विधि दिमाग की तरंगों के सिद्धांत पर आधारित थी और ये एक खतरनाक विधि भी थी, क्योंकि आदमी का दिमाग बहुत जटिल और नाजुक है। एक भी गलती हुई तो मरीज की सीधे मौत। मुकेश सिंघई भी उस तंत्रिका संबंधी बीमारी के एक्सपर्ट थे। उन्होंने 50 वर्षों तक ब्रेन की स्टडी की और वो ब्रेन के हर एक कोने की समझ रखते थे। फिर भी मुकेश सिंघई ने कियारा के दिमाग को सावधानी पूर्वक उत्तेजित किया, क्योंकि वो कियारा के जीवन से संबंधित था।
जब मुकेश सिंघई ने समर और कियारा की शादी की तस्वीर कंप्यूटर पर डाली तो उसे कियारा को प्रसिद्ध किया तो कियारा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी प्रतिक्रिया बहुत जोरदार थी क्योंकि वो अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित और एक्साइटेड होती थी। ये शादी उसकी सबसे बड़ा ड्रीम थी। कियारा की लंबे समय से इच्छा की वो समर के साथ एक ऐसी शादी करे जहां उन्हें सभी का आशीर्वाद मिले। कियारा के मन में इस शादी के लिए बहुत सम्मान था। शादी की तस्वीर देखकर कियारा का शरीर कांपने लगा। उसकी पलकें फड़कने लगी और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोल ली। समर ने उसकी आंखें खुलते ही देखकर तुरंत कहा, हनी, हनी तुम्हें होश आ गया। समर के मन में एक भावनात्मक उथल पुथल मची हुई थी। उसने देखा कि कियारा ने अपनी आंखें खोल ली क्योंकि वो बहुत भावुक था और उसकी आवाज भी कांप रही थी। जब से कियारा बेहोश हुई थी समर को ठीक से आराम भी नहीं मिल रहा था। वो दिन में उसकी चिंता करता और रात में उसको बुरे सपने आते। वो कभी नहीं उठेगी। सच तो ये है कि अगर कियारा हमेशा के लिए बेहोश हो गई तो समर को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करेगा। उसका जीवन तो बिल्कुल नीरस हो जाएगा। जब कियारा ने भावुक समर को देखा तो उसका आकर्षण चेहरा प्यार और नफरत से भर गया था। उसके गालों पर आंसुओं की बूंदें बह निकली। उसका मनमोहक चेहरा उदासी से भर गया था। उसके होंठ खुल गए लेकिन अंत में उसने कुछ भी नहीं कहा। समर ने चिंतित होकर कहा, डार्लिंग, ये सब मेरी गलती है। तुम मुझे मार सकती हो या मुझ पर चिल्ला सकती हो, लेकिन प्लीज रोना मत। ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बुरा है। शैडो किंग, जो शैडो ग्रुप के प्रेसिडेंट सहित किसी भी चीज से नहीं डरता था, अब जब उसने कियारा के आंसू देखे तो वो बुरी तरह से अंदर से कांपने लगा था। समर ने अपनी हथेलियों से कियारा के आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन कियारा ने अपना सिर घुमा लिया। उसे आंसू पोंछने नहीं दिए। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं और रोती रही। कियारा समर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब उसे वो नफरत भी उतनी ही करने लगी थी। जागने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका सामना कैसे करे, और ये साफ तौर पर नामुमकिन ही था। कियारा ने मुट्ठी भींचते हुए मन ही मन सोचा, कियारा, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तुम्हारे पति ने किसी और औरत के लिए तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम अपनी हालात अपनी माँ के जैसी नहीं होने दे सकती। उसने उस आदमी की तरफ देखने से इनकार कर दिया जिसे वो प्यार भी करती थी और उससे ज्यादा नफरत भी करती थी। मुकेश सिंघई ने बोहें चढ़ाते हुए कहा, समर, मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए। कियारा को गुस्सा मत दिलाओ। अगर वो फिर से बेहोश हो गई तो शायद बुरा हो सकता है। ओह, समर ने निराशा में आंख भरी। कियारा जाग गई थी लेकिन उसने उसे देखने से भी इनकार कर दिया था। वो बस उदास होकर वार्ड से बाहर निकल गया। समर जानता था कि मुकेश सही कह रहा है। कियारा अभी अभी जागी थी और बहुत कमजोर हालात में थी। उसकी नसें भी बहुत कमजोर थी। उसे उत्तेजित नहीं होना चाहिए था, वरना वो फिर से बेहोश हो जाती। अगर ऐसा हुआ तो वो कभी भी नहीं जाग पाएगी। समर वार्ड के बाहर गलियारे में चला गया। वो शायद ही कभी स्मोकिंग करता था, लेकिन इस समय वो बहुत परेशान और उदास था। वो पास के किराने की दुकान पर सिगरेट का एक पैकेट खरीदने गया। वो गलियारे में इधर उधर टहल रहा था। अपने भड़ास निकालने के लिए एक सिगरेट निकाल कर वो पीने लगा। वहीं वार्ड के अंदर अलिस्का कियारा के सिरहाने बैठ गई। तौलिए से उसके आंसू पोंछने लगी। उसने पूछा, बेटी कियारा, तुम्हारे और समर के बीच क्या हुआ था? कियारा ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों के फिर आंसू निकल गए। हालांकि उसने अपनी माँ को नहीं बताया कि हुआ क्या था। यह समर और उसके बीच का मामला था और वो अपनी माँ को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अलेस्का ने कियारा का हाथ पकड़ते हुए हल्के से कहा, कियारा, तुम मेरी बेटी हो। एक माँ अपनी बेटे को अच्छी तरह से जानती है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी समर से शादी होने वाली थी, लेकिन तुमने उससे पहले ही घर छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम समर से बहुत प्यार भी करती हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए ये बात तो पक्की है कि तुम दोनों के बीच जरूर बहुत बड़ी बात हुई है जिसने तुम्हें बहुत गुस्सा भी दिलाया है। एक माँ अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती है और इसका जानती थी कि उसकी बेटी बचपन से बहुत घमंडी थी। एक औरत का अभिमान उसका पति होता है। कियारा के इतने दुखी होने की वजह समर ही था।
और ये भी जानती थी कि समर ने ही जरूर ऐसा वैसा किया होगा। जो होश में आने के बाद भी कियारा उससे बात नहीं करना चाहती थी। जब कियारा कुछ नहीं बोली तो अलिस्का ने दोबारा पूछा, कियारा, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या समर ने तुम्हें धोखा दिया है? अलिस्का ने खुद धोखा खाया था। उसके पति शिवराज ने जवानी में ही अपनी गर्लफ्रेंड बना ली थी। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका एक बेटा भी हुआ। और यह बात अलिस्का को लंबे समय तक बहुत तकलीफ दे रही थी। उस समय अलिस्का ने सुसाइड करने के बारे में भी सोच लिया था। लेकिन जब उसने जवान कियारा को देखा तो उसे जीने की ताकत मिल गई थी। अलिस्का जानती थी कि कियारा की उसकी रूढ़िवादी थी। सीधे शब्दों में कहें तो वो जिद्दी थी। जब उसे उसे समर से प्यार हुआ तो वो सिर्फ समर से ही प्यार करती थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि समर किसी दूसरी औरत से प्यार करे या फिर उसके साथ संबंध बनाए। अपनी माँ की बात सुनकर कियारा के चेहरे पर बेचैनी छा गई। जाहिर था उसकी माँ का अनुमान सही था। लेकिन कियारा ने अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। उसकी माँ क्या सोचेगी? उसकी बेटी अपने पति का दिल भी नहीं रख पाई, जो दूसरी औरतों की तलाश में बाहर निकल गया। असल में कियारा का दिल पछतावे से भरा हुआ था। वो जानती थी कि पायल का समर के साथ एक अजीब रिश्ता था। लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। कियारा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि समर और पायल एक साथ सोएंगे और पायल समर के बच्चे की माँ भी बनने वाली होगी। समर की ऑफिशियल पत्नी होने के नाते कियारा खुद अभी तक समर के साथ नहीं सोई थी। कियारा समर के साथ सोना भी चाहती थी। कुछ समय पहले कियारा अपना शरीर समर को सौंपना चाहती थी, लेकिन समर ने मना कर दिया क्योंकि कियारा घायल थी। उसने कहा कि उसके ठीक होने तक इंतजार करना चाहिए। कियारा मान गई क्योंकि उनकी शादी में 2 हफ्ते बाकी थे। वो अपनी शादी की रात एक साथ सो सकती थी। उसने कभी नहीं सोचा कि उसे उससे पहले समर और पायल के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। इसे वो बहुत गुस्से और दुख से भर चुकी थी। अलिस्का ने कियारा की तरफ चिंता भरी आंखों से देखते हुए फिर से पूछा, कियारा, क्या समर ने कुछ गलत किया है? लेकिन मैं देख सकती हूँ कि वो तुमसे प्यार करता है। मुझे यह बताओ कि तुमने क्या करने का फैसला किया है। क्या तुम उसे माफ करोगी या नहीं? उसकी बेटी का जीवन कितना कठिन था। बचपन में उसको बहुत कष्ट मिले। कौन उम्मीद कर सकता था कि समर से शादी करने के बाद भी उसे कष्ट सहने पड़ेंगे। अलिस्का को भी समर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक औरत को सबसे ज्यादा नफरत अपने पति के द्वारा धोखा दिए जाने की थी। कोई भी औरत अपने पति को माफ नहीं करना चाहेगी। अगर वो ऐसा करते भी तो वो अपने दिल में असहज महसूस करती। हालांकि अलिस्का अब शिवराज के साथ रहती थी, फिर भी उसे याद था कि शिवराज ने कैसे उसे धोखा दिया था। उसके दिल में अभी भी एक बुरा एहसास था। तभी कियारा ने उलझन में अपना सिर हिलाते हुए कहा, माँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। कियारा कर भी क्या सकती थी? वो अब भी दिल में समर को प्यार करती थी। अगर वो उसे प्यार नहीं करती तो उसे तलाक दे देती। उसे दुख हो रहा था क्योंकि वो अब उसे प्यार करती थी, और जब उसे उस दुष्ट पायल के बारे में सोचती तो उसका दिल दुखता। इसलिए कियारा ने दृढ़ता से मन ही मन में सोचा, कियारा, तुम्हें मजबूत तो होना पड़ेगा। तुम इस बार समर को माफ नहीं कर सकती। कियारा ने अपने दिल में कसम खा ली थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो समर को तो माफ नहीं करेगी। वहीं समर गलियारे में टहल रहा था। वो बहुत परेशान था। कियारा के आंसू देखकर उसे दिल में बड़ी टीस उठ रही थी। वो जानता था कि कियारा बहुत परेशान थी और उसने उसे माफ नहीं किया था। समर ने आह भरते हुए कहा, आह, मैंने गड़बड़ कर दी। उसे नहीं पता था कि आह भरने के अलावा और क्या क्या करना चाहिए। तभी मुकेश सिंघाई वार्ड से बाहर आया और बोला, समर, भले ही तुम्हारी पत्नी जाग गई, लेकिन उसे ठीक होने में दौरान उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अगर वो फिर से बेहोश हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। समर ने सिर हिलाया। वो जानता था कि कियारा अभी अभी ठीक हुई है, उसे उसे एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। इसलिए समर ने धीमी आवाज में अपराध बोध से कहा, प्रोफेसर मुकेश, कियारा मुझे माफ करने से इनकार कर रही है। मुझे क्या करना चाहिए? मुकेश सिंघई ने हल्की मुस्कान के साथ सुझाव देते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें माफ करने से इनकार कर रही है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इस मामले को केवल तुम ही सुलझा सकते हो। भविष्य में अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना और उसके सामने पायल का जिक्र मत करना। समर ने झुककर कृतज्ञतापूर्वक कहा, थैंक यू प्रोफेसर मुकेश।
यदि कोई प्रसिद्ध शैडो किंग को किसी वृद्ध व्यक्ति के सामने झुकते हुए देख लेता तो वह दंग रह जाता। समर किसी ग्रैंड मास्टर किंगडम के फाइटर के सामने भी नहीं झुकता था। समर ने मुकेश संघई का इतना सम्मान किया क्योंकि उसने कियारा को बचाया। इससे उसे और भी ज्यादा खुशी हुई। जब तब न होती मुकेश सिंघई ने उसकी जान बचाई होती। मुकेश ने मुस्कुराते हुए समर की तरफ देखते हुए कहा, समर, मैंने अपना वादा निभाया। मैंने कियारा को जगा दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आप भी नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर बिलाल अहमद को हराने में मेरी मदद के साथ दूसरों के वादों को भी पूरा करेंगे। बिलाल अहमद का जिक्र आते ही मुकेश सिंघई की आवाज नफरत से भर जाती है। उसके बेशर्म छात्र ने उसे धोखा दिया और सब कुछ छीन लिया। वो अभी भी बिलाल अहमद को मार डालना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो सिर्फ समर से ही अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कह सकता था। समर ने सिर हिलाया और उसे आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत करें प्रोफेसर मुकेश, मैं निश्चित रूप से बिलाल अहमद को हरा दूंगा। आपका बदला जरूर लूंगा। फिर मुकेश सिंघई ने समर को कुछ जरूरी बातें बताई जिसका ध्यान कियारा को जाने से पहले रखना चाहिए। उसके पैर अभी अभी ठीक हुए थे और इसलिए उसका शरीर अभी भी कमजोर था। वो ज्यादा समय तक हॉस्पिटल में नहीं रह सकता था, इसलिए वो आराम करने के लिए चला गया। मुकेश सिंघई के जाने के बाद समर भी वार्ड में वापस चला गया। समर ने वार्ड में वापस जाते ही मुस्कुराते हुए कियारा से पूछा, डार्लिंग, क्या तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए अभी एक गिलास पानी लेकर आता हूँ। भले ही कियारा ने उसे माफ नहीं किया, फिर भी समर ने उसे माफी पाने की कोशिश में बहुत अच्छा व्यवहार किया। लेकिन कियारा ने अपना आकर्षक चेहरा घुमा लिया और समर की बातें करने से इनकार कर दिया। कियारा के मन ही मन में खुद को मोटिवेट करने के लिए उसने सोचा, कियारा, तुम ये कर सकती हो, उसे बात बिल्कुल मत करो। समर को उसके हाव भाव देखकर पता चल गया था कि वो उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो दुखी था। समर बहुत बहुत परेशान था और कियारा ने ठंडे होने पर भी उसे जवाब देती रहती थी, लेकिन अब वो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। उसके साथ एक अजनबी जैसा व्यवहार कर रही थी। एक कपल के बीच कोल्ड वॉर। समर को अचानक ये शब्द याद आ गए। वो अक्सर न्यूज में देखता था, जब कोई झगड़ा होता, जब कोई पुरुष धोखा देता, तो कपल कोल्ड वॉर उलझ जाते थे। कोल्ड वॉर क्या होती थी? और ये तब होता था जब वे अपने आपस में बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को पूरी तरह इग्नोर करते और एक भयावह स्थिति थी। इस तरह की कोल्ड वॉर समाज में काफी आम बात थी और ये उस वॉर से अलग थी जिसमें कोई महिला अपना गुस्सा निकालने के लिए आपको थप्पड़ मारती और हिंसा से बेहतर थी। कोल्ड वॉर से बेहतर गुस्से भरी वॉर के बाद भी रिश्ते जल्दी फिर से स्थापित हो जाते, लेकिन कोल्ड वॉर अलग थी और इसमें इग्नोर सबसे ज्यादा बड़ी बात थी। समर ने धीमी आवाज में कहा, डार्लिंग, मैं गलत था। अगर तुम दुखी हो तो तुम मुझे मार सकती हो। समर की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा गलती कर बैठा हो और सजा मांग रहा हो। समर के शब्द सुनकर कियारा के आंसू फिर से बहने लगे। क्या वो उसे मार सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। वो दिल ही दिल में उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे अपना अहंकार भी था और वो पायल के साथ उसके रिश्ते को कभी माफ नहीं कर सकती थी। तभी अलिस्का ने कियारा के आंसू देखकर दुखी होकर कहा, समर, कियारा को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अलिस्का अपने दामाद से बहुत संतुष्ट रहती थी, लेकिन अब उसे बहुत नाराज हो चुकी थी। एक धोखेबाज आदमी को माफ नहीं किया जा सकता था और इसकी प्यारी बेटे के साथ विश्वासघात था। अपनी सास की आवाज में असंतोष सुनकर समर बड़ा आर्त भर गया। उस प्रोफेसर मुकेश की बातें याद आ गई। प्रोफेसर ने कहा था कि कियारा को एक्साइड ट्रिप नहीं करना चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। वो चुपचाप अब वार्ड से बाहर जाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। जब समर वार्ड से बाहर निकला तो एलिस और शैडो ग्रुप टीम के मेंबर्स उसकी तरफ बढ़े। एलिस आकर्षक और मनमोहक थी और उसने चुस्त कपड़े पहने थे जो सबसे आकर्षक शरीर में और भी निखार रहे थे। उसका फिगर किसी भी का ध्यान आकर्षित कर सकता था। आमतौर पर समर निश्चित रूप से एलिस के शरीर की तारीफ करता था, लेकिन वो कियारा के मामले में इतना परेशान था और वो ऐसा नहीं कह पाया। समर ने शैडो ग्रुप के मेंबर्स को देखकर बोहें चढ़ाकर पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने एलिस, मॉन्क, डेथ गॉड और बोल्ड मैन को हॉस्पिटल के बाहर ही सिक्योरिटी करने को कहा था, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे थे? तभी एलिस ने महक मुस्कान के साथ कहा, बॉस, हमने सुना कि कियारा होश में आ गई है, इसलिए हम उसे देखने आए। मॉन्क और अन्य लोगों ने चिंता में पूछा, बॉस,
क्या हमारी भाभी ठीक है? मोंग कियारा से कई बार मिल चुका था, उसका बहुत सम्मान करता था। वो जानता था कि समर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। समर बस एक कड़वी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता रहा। वो ये नहीं कह पा रहा था कि कियारा उसे इग्नोर कर रही है। उसने धीरे से कहा, वो अभी अभी होश में आई है, उसकी तबीयत कुछ हद तक ठीक है। उसकी बात सुनकर मोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, बॉस, हम कुछ फल और फूल लेकर आए हैं। अब हम भाभी को एक बार मिलना चाहते हैं। उसके हाथ में फलों की टोकरी थी। शैडो ग्रुप टीम के मेंबर होने के नाते मोंक और बाकी लोग सिर्फ लोगों को मारना ही जानते थे। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी के लिए उपहार खरीदे थे। जब समर ने देखा कि वो वार्ड में घुसना चाहते हैं तो वो उन्हें रोकना चाहा। उसने कहा, मैं तुम लोगों की चिंता समझता हूँ। तुम लोग फूलों की टोकरी यहाँ रख सकते हो। कियारा को अभी आराम करने की जरूरत है, इसलिए तुम अभी अंदर नहीं आ सकते। समर ने उन्हें वार्ड में घुसने की इजाजत देने से हिम्मत नहीं की। कियारा अभी भी गुस्से में थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी। जब भी वो उसे देखती परेशान हो जाती। एलिस और बाकियों को देखकर तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती। एलिस पायल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल रही थी, इसलिए वो पायल के करीबी थी। कियारा को भी इस बात की जानकारी थी। अगर वो एलिस को देखती तो पायल के बारे में सोचती और फिर से नाराज हो जाती। अगर कियारा फिर से बेहोश हो जाती तो मुश्किल हो जाती, इसलिए समर ने उन्हें वार्ड में जाने से रोक दिया था। समर ने शैडो ग्रुप टीम को हॉस्पिटल के कमरे में नहीं जाने दिया। आखिरकार उन्होंने फूलों के टोकरे और फूल दरवाजे पर रख दिए। हालांकि वे अंदर जाकर कियारा से मिलना तो चाहते थे, फिर भी उन्हें अपनी बॉस की बातें माननी पड़ी। मोंक ने चिंतित होकर अपनी बाहों को सिकोड़ते हुए कहा, बॉस, आप यहाँ नहीं थे उस दौरान। कई ग्रुप्स ने कियारा भाभी को मारने की कोशिश की, लेकिन हम उन्हें रोकने में कामयाब रहे। हालांकि शैडो ग्रुप टीम उन सभी को मारने में कामयाब रही जिन्होंने कियारा को मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा क्योंकि किलर्स बड़े पावरफुल थे। तभी समर ने गंभीर होते हुए कहा, मोंक, कौन थे वो किलर्स? उसे अपने दुश्मनों को ढूंढकर उसे नफरत का बदला लेना था। मोंक ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, बॉस, हमारे सूत्रों के अनुसार वो ताइक्वांडो ग्रुप, टाइगर ग्रुप के क्रोकोडाइल सेक्ट और किलर्स बाग किंग ग्रुप के लोग थे। यह शब्द सुनकर समर का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें जानलेवा हो गई थी। उसने टाइगर ग्रुप के फाइटिंग एरिना में हुई फाइट के दौरान ताइक्वांडो किंग और क्रोकोडाइल किंग दोनों को मार डाला था, जिससे जाहिर था कि वो सेक्ट के लोग नाराज थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी के पीछे पड़ जाएंगे। जहां तक बात किलर्स की थी, समर के प्रति उनकी नफरत और भी गहरी थी। उसने पहले कंकाल लीग और हेल अलायंस के हेड्स को मारा, फिर हाल ही में उसने बाग किंग और मार डाला था और संक्षेप में बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। तभी एलिस आगे से अचानक आते हुए बोली, ओ हाँ बॉस, हमने हाल ही में कई निंजाज को यहाँ घात लगाए बैठे देखा है। ऐसा लगता है कि वो कियारा को चोट पहुंचाना चाहते हैं। अपनी कमजोर फाइटिंग एबिलिटी के बावजूद उसका सीक्रेट फॉर्मेशन निकालने का तरीका बहुत अच्छा था। उसकी एबिलिटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने सीक्रेटली उनके आसपास छिपे निंजाज के बारे में जान लिया। हालांकि वो छिपे हुए थे, फिर भी उन्हें ढूंढने में वो कामयाब रही। निंजा का जिक्र सुनते ही समर का दिल दहल गया। उसने मुंबई में निंजा किंग को मार डाला था और उसने कॉन्करर का बैज भी छीन लिया था। और यह भी नहीं कि उसने अपने जापान के सातवें तलवार के किंग इजू को भी मार डाला था। ऐसे उसके कंपटीशन अब शुरू हो चुका था। जाहिर है समर के बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत सारे पावरफुल भी थे। तभी उनको एक कर्कश आवाज सुनी, शैडो किंग, हमने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया। जैसे ही आवाज गायब हुई, पारुल और शिवांगी अंदर आ गए। वो फोन या किसी मीडियम से समर तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए वो खोज करते करते इंदौर पहुंच गए। इंदौर बहुत बड़ा शहर था। शहर में आने के बाद वो उसे नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने अपने सेक्ट के प्रभाव का फायदा उठाया। उन्होंने पता चल गया कि आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल में, और वो उसका पीछा करते हुए यहाँ समर तक पहुंच चुके थे। समर को ढूंढने आई दो अद्भुत सुंदरियों को देखकर शैडो ग्रुप पूरी टीम एक दूसरे को आंख मारने लगी, कहानी को इशारा करने लगी और समर को तारीफ भरी नजरों से देखा। उनका बॉस वाकई उनका बॉस ही था, और जो खूबसूरत लड़कियां उसके पीछे हर जगह चलती रहती थी। बेशक हर कोई इस पल का आनंद नहीं ले रहा था। जब एलिस ने पारुल और शिवांगी को देखा तो उसे सहज ही उन दोनों लड़कियों के प्रति नाराजगी महसूस हुई।
एक स्वाभाविक नाराजगी थी जो सुंदर लड़कियों को दूसरी सुंदर लड़कियों से होती ही रहती थी। समर की भी भौहें सिकुड़ गई थी। उसने उन दोनों को देखते हुए हैरान होते हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो? उसकी आंखों में सवाल था। समर अमृत किंग की कब्र से भागकर दलदल में छिप गया था और सीधे इंदौर आ गया। उसने उन दोनों महिलाओं को संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की और न ही उम्मीद की कि वो पूरी पूर्वी सागर में इधर आएंगे। तभी उसकी बात का जवाब देते हुए पारुल ने कहा, शैडो किंग, मैं आपको एक बुरी खबर सुनाने आई हूँ। रितेश ने गिल परिवार और वशिष्ठ परिवार के एल्डर्स को आपके आशीष गिल और मन्नावर को मारने के बारे में भड़का दिया है। उन्होंने आपको मारने के लिए उधर से पावरफुल लड़ाके भी भेजे हैं। अब आपको सावधान रहना होगा। इसी के चलते आपको बताने के लिए आए हैं। पारुल को बोलते ही उसके चेहरे पर अपराध बोध छा गया, क्योंकि समर को मारने आए कुछ किलर्स उसी के परिवार के थे। हालांकि वो वशिष्ठ परिवार की पहली बेटी थी, फिर भी वो एल्डर को नहीं रोक पाई थी। समर ने सिर हिलाया, अपनी समझ का संकेत दिया। उसने पारुल को दोष नहीं दिया, क्योंकि वो मन्नावर की हत्या के परिणाम से वाकिफ था। उसको पता था कि मन्नावर का परिवार बदला तो जरूर लेगा। समर का अनुमान गलत नहीं था। वशिष्ठ परिवार का पहला एल्डर बहुत पावरफुल था, यहाँ तक कि परिवार के हेड से भी ज्यादा पावरफुल। वो हमेशा से परिवार का लीडर बनने की कोशिश करता था। तभी शिवांगी ने आगे आते हुए कहा, शैडो की पल्लवी आयरन फिस्ट सेक्ट से आई। उसने सेक्ट मास्टर को बता दिया कि तुमने रीमा को मार डाला। वो भी तुम्हें मारने के लिए लोग भेज रहे हैं। आयरन फिस्ट सेक्ट, यह नाम सुनते ही समर का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उसे वो एंशिएंट मार्शल आर्ट सेक्ट जरा भी पसंद नहीं था। शैडो ग्रुप की टीम बाकी उसके पास खड़ी हक्की बक्की रह गई। अरे बाप रे, उसके बॉस को क्या हो गया और वो लोग उसके बॉस के पीछे कैसे पड़ गए थे? समर पहले ही ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल का आधा रास्ता तय कर चुका था, इसलिए उसे इन लोगों को अब डर नहीं लगता था। उसे असल में कियारा और पायल की चिंता थी। उसके बहुत सारे दुश्मन थे। अगर ये दुश्मन उसकी पत्नी और गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते तो वो स्थिति को संभाल नहीं पाता। इसीलिए समर ने शिवांगी और पारुल से कहा, मिस पारुल, मिस शिवांगी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियों ने एक साथ कहा, शैडो किंग, प्लीज आप बताइए। आप हमारे लाइफ सेवर हैं। आपकी समस्या हमारी समस्या है। समर ने अपने विचार पर जोर से व्यक्त करते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि क्या आप दोनों अगले कुछ समय के लिए इंदौर शहर में रह सकती हैं और पायल की रक्षा करने में मेरी मदद कर सकती हैं। समर ने मूल रूप से दो लड़कियों द्वारा कियारा की सुरक्षा का प्लान बनाया था, लेकिन उसकी मनोदशा वर्तमान को याद करते हुए उसके बगल में दो सुंदरियों को रखकर उसे और अधिक दुख नहीं देना चाहता था। पारुल और शिवांगी दोनों ने सहमति में सिर हिला दिया। समर ने एलिस से पारुल और शिवांगी को पायल के घर की तरफ लेकर जाने को कहा। बाकी शैडो ग्रुप टीम के लोग हॉस्पिटल के बाहर रहेंगे और वो कियारा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। समर को पता था कि अगर किलर्स वास्तव में आ गए हैं तो वो कियारा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि सभी के सभी दुश्मन एंशिएंट मार्शल आर्ट के फाइटर थे। समर ने मोंक का सेल फोन उधार मांगते हुए कहा, मोंक, क्या मैं तुम्हारा फोन उधार ले सकता हूँ? फिर उसने मोंक का फोन लेने के बाद स्काई फेट के सेक्ट मास्टर का फोन नंबर डायल कर दिया। समर जानता था कि स्काई फेट दानव की हाई हेवन किंगडम के स्टेज के एक्सपर्ट पर है और वो पहले भी ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल का फाइटर रह चुका है। वो कियारा की रक्षा के लिए एकदम उपयुक्त रहेगा। उसे कोई गलत फहमी भी नहीं होगी। फोन की दूसरी तरफ से व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया। समर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, स्काई फैट दानव की, प्लीज आप इंदौर आ जाइए। मुझे अपनी पत्नी कियारा की सुरक्षा के लिए आपकी जरूरत है। कुछ ही घंटों के बाद स्काई फेट दानव किंग अकेले ही हॉस्पिटल पहुंच गया था। वो अपनी पोती के साथ नहीं लेकर आया था, क्योंकि वो जानता था कि कियारा की सुरक्षा के लिए वहां आया है। पोते को साथ लाना कोई मददगार नहीं होता। उसे आता देखकर समर ने उसे खतरनाक स्थिति के बारे में बताया और उसे तैयार कर दिया। आखिरकार स्काई फेट दानव किंग
दशकों से जीवित था और अनगिनत लड़ाइयों में भाग भी ले चुका था। अब विश्वसनीय रूप से अनुभवी था, वो समर को कुछ उपयोगी सलाह दे सकता था। निश्चित रूप से समर की खतरनाक स्थिति के बारे में व्याख्या सुनने के बाद उन्होंने केवल 1 मिनट के लिए विचार किया और एक समाधान निकाला। स्काई फेट दानव किंग ने समर से पूछा, यंग मास्टर, क्या आपके मास्टर विंड एज दानव किंग ने आपको कॉन्करर बेज पावर के बारे में नहीं बताया? ये 10 महान दानवों को किंगों को बुला सकता है और उनके ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर सकता है। उसकी आवाज सवालों से भरी हुई थी। समर ने सिर हिलाया और कहा, कॉन्करर का बैज पहले ही गायब हो गया था और मास्टर ने भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अब क्या होगा आगे? क्या समर 10 दानव किंगों को बुलाएगा या नहीं? जानने के लिए दोस्तों जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, एक शेयर करें और एक बढ़िया सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी सीक्रेट घर जमाई कैसी लगती है। और प्यारे प्यारे अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।